नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने हमारे YouTube चैनल पर एक प्रोग्राम चला रखा है अपनों से संवाद। अपनों से संवाद कार्यक्रम में आज हम हेल्प फाउंडेशन फॉर जस्टिस संस्थान के प्रेसिडेंट है भीष्मदेव आर्य जी, उनसे बात करेंगे। और ये काफ़ी समय से मेरे से परिचित हैं, लेकिन मुलाकात आज पहली बार हुई है। और मेरे साथ अनुसूचित जाति समाज की, दलित समाज की बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता, समाज सेविका संतोष जयपाल जी हमारे बीच में है। तो हम इन दोनों से चर्चा करेंगे। हेल्प फाउंडेशन फॉर जस्टिस संस्थान के जो ये संस्थान है, ये एक रजिस्टर्ड संस्थान है जो कि अनुसूचित जाति के लोगों के, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए न्याय दिलाने का काम करती है। और मेरे साथ जो भीष्म जी हैं, इनकी एज सुन के आपको बहुत ताज्जुब होगा। मैं इनसे क्यों प्रभावित हूँ, उसका कारण यही है कि 88 साल की इनकी उम्र है। और इस आयु के इस पड़ाव में भी जिस तरीके से एक एक्टिव युवा की तरह ये कार्य कर रहे हैं, वो वाकई काबिल तारीफ है। और आपको ये खुद अपनी जुबानी बताएंगे कि ये किस किस तरह का कार्य कर रहे हैं। और आने वाले समय में भी ये मेरी ईश्वर से दुआ है। अभी मजाक में मैंने इनसे कहा था कि सर 88 तो आप हो गए और 98 तक भी आप, मुझे लगता है, इसी तरह से एक्टिव रहेंगे। तो इन्होंने मुझे कहा कि क्या 98 के बाद आपको गिनती नहीं आती। तो ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना इनमें जज्बा है कि ये उससे भी आगे बढ़कर काम करना चाहते हैं। तो साथियों, अगले जो मैं माइक इनको दे रहा हूं, भीष्म जी थोड़ा अपने बारे में परिचय देते हुए आप अपने हेल्प फाउंडेशन के बारे में और आपके कार्यों के बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। सबसे पहले तो छोटे भाई सचिन सबरे साहब को मैं धन्यवाद देता हूं। मेरा हालांकि इनसे काफ़ी अरसे से 3-4 साल से सोशल मीडिया के माध्यम से परिचय रहा है। और परिचय इस मायने में रहा है कि हमारी राजस्थान के जो अनुसूचित जाति आयोग थी, उनके ये वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। बड़े जुझारू हैं, उनको मैं पढ़ता रहता हूँ, फेसबुक पर पढ़ता हूँ। उनकी जो भी पत्र व्यवहार सरकार से करते हैं, उनकी मुझे पूरी जानकारी थी। आज मैं जोधपुर आया हुआ हूँ। जोधपुर में मेरा एक छोटा सा घर है, ये जोधपुर के रहने वाले हैं। तो आज इनसे मिलना हुआ तो बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने कहा कि भी आज जो है अपनों से बात करने की चर्चा की जाए। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से एक गांव का मैं रहने वाला हूँ। और कुछ पारिवारिक परिस्थिति ऐसी रही, मेरे फादर की जब डेथ हुई थी उस समय 1 साल का था। करीबन 15 साल तक की उम्र तक मैं मजदूरी या दूसरे कार्य करता रहा। 15 साल के बाद में मेरे बड़े भाई हनुमान प्रसाद जी थे, उस वक्त उन्होंने हाई स्कूल किया था। वो मेरे भाई हैं। और उन्होंने ये कहा कि भाई तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। ये आवाज़ मैंने सुनी और मैं अपने जो भेड़ बकरी और जो मजदूरी छोड़ करके मैं स्कूल में गया। 15 साल की उम्र में स्कूलिंग शुरू करने के बाद में प्राइवेट किया और मैंने हाई स्कूल किया, रेगुलर ग्रेजुएशन किया, LLB कर रहा था। उसी दौरान जो है भारत का एक सबसे बड़ा इम्तिहान होता है, उसको IAS IPS कहते हैं, वो मैंने 68 में क्रैक किया, प्रयास किया। उसमें मेरिट में नहीं आने के बाद में मैंने रेलवे ऑडिट ज्वाइन किया। 35 साल की रेलवे ऑडिट की सर्विस के बाद जब मैं दोबारा मेरे डिस्ट्रिक्ट में आया तो उस पर देखा कि कुछ समाज का काम करना चाहिए। और एक चीज मुझे माइंड में मेरी चीज आती थी कि हमारे यहाँ जितने भी अत्याचार होते हैं तो 98% जो हमारे जो भी एट्रोसिटी के केसेस होते हैं वो थाने तक नहीं जाते। 2% ही थाने तक जाते हैं। और जो थाने में भी जाते हैं उसमें भी बहुत सारे केस जो है हमारे FIR दर्ज नहीं होती। और जो FIR दर्ज होती है, उस FIR दर्ज के बाद में जो कोर्ट में केस जाते हैं, बाकी तो 98 में तो FR लगती है। 2% जो कोर्ट में केस चालान जाता है हमारा, उसमें कन्विक्शन रेट हमारा जो है 2-2.5% से ज्यादा नहीं है। इट मीन्स कि क्या वो झूठे केस नहीं होते हैं, सच्चे केस होने के बाद में उन केसेस की पैरवी नहीं होती। रिजल्टेंटली हमारा कन्विक्शन रेट कम होता है। और कन्विक्शन रेट कम होने से जो हमारे अपराधी होते हैं उनका हौसला बढ़ता है।
तो एक जहन में चीज आई कि इस क्षेत्र में काम करना चाहिए। और मुझे मौका मिला, कुछ साल पहले एक बहुत ही विवश कांड हुआ था, एक रेप केस हुआ था थानागाजी, वहां से मैंने मेरी यात्रा शुरू की। उसमें हमें सफलता मिली, उन रेपिस्ट को हमने आजीवन कारावास दिलवाया और वहां से हिम्मत पड़ी। उस वक्त मैं अकेले अपनी कैपेसिटी में काम करता था। उसके बाद में हमने कुछ केसेस ज्यादा आने लगे। हमने एक हेल्प फाउंडेशन फॉर जस्टिस नाम का एक NGO रजिस्टर कराया। उसकी लीगल प्रेसिडेंट हमारी रजनी ब्रजेश है, जो रिटायर्ड जुडिशियल सर्विस की महिला है। हम सब लोग मिल करके, हमारी बहुत अच्छी टीम है, भारत के लोगों को, ऊर्जावान लोगों को करके हम आज कोई भी हमारे व्हाट्सएप मीडिया के माध्यम से जो भी हमारे पास केस आता है, उस परिवार को हम मोरल सपोर्ट करते हैं, लीगल सपोर्ट करते हैं और फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। लीगल सपोर्ट के लिए मैं कहूंगा कि हमारे पास जो हमारे संपर्क में भारत के सभी हाई कोर्ट के जो अच्छे ऊर्जावान जो काबिल वकील हैं, वो हमारी लिस्ट में है। सुप्रीम कोर्ट की बहुत अच्छी टीम है, वो हमारे पास में है। इस वक्त हमारे 5-6 जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं, उन केसेस का मैं जिक्र करना चाहूंगा। थानागाजी केस में हमें बहुत 100% सफलता मिली। दूसरा केस हमारा जो इंद्र अग्रवाल की केस की हम पैरवी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो उपलब्धि है हमने हासिल की, हाथरस केस को सभी जानते हैं, काफी हाई प्रोफाइल केसेस रहा है। हाथरस केस में मार्च 2023 में उसमें जो भी हमारे रेपिस्ट थे वो बरी हो गए थे। बरी होने के बाद हाई कोर्ट में अपील नहीं हुई। उस केस में हमारी एक डॉक्टर राजकुमारी बंसल होती थी, जो वो जबलपुर की मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर थी। उन दिनों वो उस केस से आहत होकर के वो हाथरस आई थी। वो 5-6 दिन वहां रही थी, जिनको नक्सली भाभी के नाम से शायद गोदी मीडिया ने उनको प्रताड़ित भी किया था, प्रताड़ित भी किया था। हम सब लोगों ने मिलकर के जब पता चला, उस केस को दोबारा हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में उस केस को दोबारा हमने अपील में लेके आए हैं। छोटे मोटे केसेस जब भी होती है तो उस परिवार तक पहुंचते हैं। उस परिवार के सबसे बड़ी बात होती है कि हम उस पीड़ित परिवार को मोरल सपोर्ट करें। और मोरल सपोर्ट के मामले में जो 7-8 केस बनाए, उस परिवार से मेरे लगातार मैं संवाद रखता हूं, उनसे बातचीत करता हूं। और इस उम्र में भी जैसे जैसे मैं काम करता रहता हूं, मेरी मेंटल और मेरी फिजिकल एफिशिएंसी बढ़ती है। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई मेरे छोटे भाई जो है एक पहले मैं सिर्फ इसी रूप में जानता था कि हमारे SC/ST आयोग के बहुत ही जुझारू, बहुत ही काबिल हमारे उपाध्यक्ष रहे हैं। इनके कॉरस्पॉन्डेंस देख करके मुझे खुशी होती थी। और ये कि पत्रकारिता में ये भी इतने एक्सपर्ट हैं, आज मुझे पता चला। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और मैं चाहूँगा कि इनका जो है इनकी जो आवाज़ जो है आखिरी पायदान तक लोगों तक पहुँचे। आर्य जी, जैसे जनरली देखा गया है कि SC/ST के जो केसेस होते हैं, उन केसेस में ज्यादातर या तो हमारे लोग है जो समझौता कर लेते हैं, या कोई ना कोई राजनीतिक दबाव डाल के उनसे समझौता करवा देता है। कोई सामाजिक व्यक्ति आ जाता है बीच में, वो आके, और सारे तो नहीं लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो अपना स्वार्थ देखते हुए और उसको मिसगाइड कर देता है पीड़ित परिवार को, और वो घुटने टेक देते हैं। इसका क्या कारण है, इसको कैसे रोका जा सकता है? इससे कि उसमें मेरा एक प्रैक्टिकल अनुभव रहा है। झुंझुनू जिले में 4-5 इस तरह के केसेस हुए थे। उन केसेस में हमें बड़ी उम्मीद थी। वो परिवार जो है वो चाहता था कि हम झुकेंगे नहीं, हम ये करेंगे वो करेंगे, हम दबेंगे नहीं, लालच में नहीं आएंगे। लेकिन हमारे समाज के लोग कुछ दलाल पहुंच जाते हैं, कुछ उनको लालच देते हैं, वो अपराधियों से मिल जाते हैं और अपराधियों से बड़ा पैसा लेके कुछ पैसा जो है पीड़ित परिवार को दे देते हैं, और वो पीड़ित परिवार जो है पीछे हट जाता है, लालच में आ जाता है। ये भी रहा। बहुत सारे केसेस में वो पीड़ित परिवार जो है वो अकेला पड़ जाता है, हताश हो जाता है, तो वो पैरवी नहीं कर पाते। मैं एक अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगा कि आपने सबने देखा होगा, जब भी कोई बड़ा केस होता है तो उस वक्त हमारे समाज की जितने भी हमारी राजनीति की पार्टियां होती हैं, नेता होते हैं, वो झुंड के झुंड जाते हैं, वहां पर उस परिवार से मिलते हैं, टेंट लग जाते हैं, बड़े बड़े नारे लगाए जाते हैं, रोड जाम करते हैं। और नारे उनके होते हैं हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्ष के आदी हैं। और जब वो कोर्ट में केस चला जाता है, वो परिवार बिल्कुल अकेला होता है। जैसे पुराने जमाने में पशु मरता था तो काले काले गिद्ध आते थे, मांस नोच की हड्डियां जो बचती वो गायब हो जाते थे। उसी तरह से जब कोई घटना होती है, मैं थानागाजी की केस का जिक्र करूंगा, मैं इंद्र मेघवाल के केस की जिक्र करूंगा, मैं हाथरस के केस की जिक्र करूंगा,
मैं गुड़िया दिल्ली के कैंट में गुड़िया के साथ भी ऐसा हुआ था, उसमें सब लोग आए, लेकिन कोर्ट में वो परिवार अकेला होता है, हताश होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो आखिर तक उनको सहारा मिलता है तो वो आगे भी जाते हैं। और फिर समाज का तो रवैया हमारे साथ संबंधित होता ही नहीं है, ना हमारे पास जुडिशरी, ना हमारे पास में वकील भी काबिल हमारे पास नहीं होते। एक केस में मैं जिक्र करना चाहूंगा कि एक केस जो है हमने हाई कोर्ट में लेके आए उस केस में, और उसमें जो हमारे अपराधी जो था ना वो 1.5 लाख रुपए एक पेशी का उसने वकील किया, जबकि हमारे वकीलों को तो अभी तक हम अपने वकीलों को तो ऑनरेरियम ही नहीं दे पाते हैं। कई बार तो वकील हमारे जो है अपनी गाड़ी और अपना खर्चा करके लेके जाते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट में हमारे बाबूलाल बैरवा है, तो वो जो भी अभी तक हमारे 3 केस जो है वो अच्छी तरह से सफलता में ली है। थानागाजी केस में उन्होंने आजीवन कारावास दिलाया है, वो अपने पास से पैसा करके देखी। रिसेंटली में एक और केस हमारे संस्था कर रही है, वो हेमलता बैरवा का। हेमलता बैरवा भी एक ऐसा केस हुआ है, सभी लोग जानते हैं, सोशल मीडिया में काफी आया है। उस बच्ची को परेशान किया गया, उसको सस्पेंड किया गया, उस पर केस किए। उसकी केस की पैरवी करने के लिए हमारे बाबूलाल बैरवा जो राजस्थान हाईकोर्ट के जयपुर बेंच के हमारे वकील हैं, जुझारू वकील हैं, उनकी पैरवी में लगे हुए हैं। वो बच्ची को निराश नहीं होने देंगे हम। और समाज, मैं कहूंगा, दोबारा कहूंगा, उस बच्ची की हिमायत के लिए बड़ी बड़ी हमारी संस्थाएं हैं। किसी भी संस्था ने, एक अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी है, वो बिल्कुल साइलेंट हो गई है, पता नहीं क्यों, सब जानते हैं। इसके अलावा एक और अजाक हमारी एक संस्था है, अजाक ने जरूर उसको 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा समाज उस पीड़ित परिवार का मोरल सपोर्ट करे और ये कहे कि तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जो अभी अभी पूछा ये है कि वो कैसे रुक जाते हैं, उसमें हमारे लोग भी उसमें दलाली कर लेते हैं, और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण। आर्य जी, मैं जब अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष था, आप जैसे कह रहे थे मुआवजा दिलाने की बात, तो मुआवजा किस केस में कितना मिलता है, कौन सी धारा लगती है, कौन सी नहीं लगती है, इसकी जानकारी मैंने देखा कि कई लोगों को, हमारे लोगों को 90% लोगों को नहीं पता थी। तब मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन अगर वो मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो समझ जाएंगे, और समझना भी चाहिए, उनको समझना भी चाहिए कि उस समय मेरी उनको हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन मेरी उन्होंने हेल्प नहीं की। तो मैंने खूब किताबें टटोली, मुझे कहीं पर भी ये नहीं मिला, कहीं पर भी ये एक जगह नहीं मिला कि कौन सी धारा लगती है, कौन सी इसमें मतलब कितना मुआवजा मिलता है, क्या क्या सुविधाएं मिलती है, किस केस में क्या होता है, किस केस में क्या नहीं होता है। क्योंकि मैं अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष बना, मैं ये जानता था कि मेरे पास समय तो है कम, मेरे को ज्यादा से ज्यादा बेहतर करना है, तो मैं ये चाहता था कि मैं उसको एक पब्लिसाइज करूं, उसको मार्केट में फैलाऊं, ताकि अपने लोगों को उसकी जानकारी मिले। तो एक संस्था भी है, उनसे मैंने कहा कि आपकी एक किताब में मैंने ये सारी डिटेल देखी है, आपकी अनुमति हो तो मैं उसको अपने लेटर पैड पे लेके और मार्केट में फैलाना चाहता हूँ, डालना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे अनुमति नहीं दी, तो फिर मेरे को 2-3 दिन लगे, खूब ढूंढा, किताबें ढूंढ ली, इंटरनेट ढूंढ लिया, चारों तरफ ढूंढ लिया। आखिर फिर मैंने वो कहीं से समाज कल्याण विभाग की किताब में वहां गया, समाज कल्याण ऑफिस में, वहां पे मैं डायरेक्टर से मिला, निदेशक महोदय से मिला, और उनसे वो एक किताब बुकलेट थी वो लिया, और उसमें फिर मेरे को वो डिटेल मिल गई, और फिर मैंने लेटर पैड पे उसको लेकर प्रिंट करके और मार्केट में फेंका। आज वो मैं समझता हूँ कि जो जानकार है, तो आज जो जानकार है जो भी, उन लोगों ने जरूर मेरा वो लेटर पैड जो है वो संभाल कर रखा होगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने A to Z सारी की सारी चीजें वो मैंने छाप के और मार्केट के अंदर डाली थी। मेरे कहने का मतलब है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ किसी की, मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ, जिनकी किताब में या जिनके पास वो बुकलेट थी, समाज कल्याण की नहीं, जो जिनसे मैंने पहले मांगा था। अगर वो दे देते, उनको ये सोचना चाहिए था कि भाई हमारे समाज का भाई है, अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष है, ये लेके इसका पर्सनल बेनिफिट तो होना नहीं है।
आखिर तो अल्टीमेटली समाज का ही बेनिफिट होना है, तो समाज का ही बेनिफिट होता, बट नहीं दिया तो कोई बात नहीं, फिर मैंने डाला वो। तो मेरे कहने का मेरा मेन मुद्दा ये नहीं है कि किसी ने नहीं दिया या किसी ने दिया। मेरे कहने का मतलब है कि अनुसूचित जाति आयोग में पहुंचने के बाद में मैंने सबसे पहला काम किया, एक तो सबसे पहले वेबसाइट बनाई। देखिए, राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग की कोई वेबसाइट नहीं थी। क्या थी वेबसाइट? समाज कल्याण की वेबसाइट में जाओ, वहां पे आप उसमें एससी का एक सेक्शन बना हुआ है, एससी आयोग का, उसमें जाते हो और वहां जाके फिर आप एससी आयोग के अंदर थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। तो मैंने जैसे ही मुझे आयोग की घोषणा हुई कि मुझे उपाध्यक्ष बनाया गया है, विद इन 3 दिन में मैंने सबसे पहला काम किया, अनुसूचित जाति आयोग की वेबसाइट बनाई। उस वेबसाइट पे सारी जानकारी डाली। आज अगर आप rajscaayog करके ऐसा सर्च करोगे तो वो सारी की सारी जानकारी आपको उस पर मिल जाएगी। क्या क्या सुविधा मिलती है, क्या क्या कैसे केस करना है, क्या नहीं करना है, और अनुसूचित जाति आयोग है क्या, उसका काम क्या है, उसके कर्तव्य क्या है, उसमें क्या क्या चीज होती है। अपने लोग क्या आयोग का मतलब समझते हैं कि आयोग मतलब सर्वे सर्वा नहीं होता है। आयोग केवल एक सजेस्टिव चीज कर सकता है, एक सरकार को एक मतलब वो दे सकता है अपनी सलाह। आयोग रूलिंग अथॉरिटी नहीं है। तो फिर भी ये सब चीजें जानते हुए भी किस तरीके से हम समाज के व्यक्ति को हम न्याय दिला सके, इस पर मेरा फोकस था और उस तरीके से मैं काम कर रहा था। उसी दरमियान मेरी विष्णु जी से फोन पर वार्ता हुई। इन्होंने कहीं मेरा लेटर देखा। मेरे से पहले जो हनुमान जी थे आयोग के अंदर अध्यक्ष थे, उन्होंने देखा और इनको बोला कि भाई ये सचिन सर्वटे बहुत अच्छा काम कर रहे। फिर इन्होंने संपर्क किया। फिर इस तरह से फिर हम संपर्क में आए। संपर्क में आने के बाद पता चला कि इनकी जब एज सुनी तो मैंने तो बहुत ही जबरदस्त ताज्जुब किया। मेरे को तो ऐसा लगा कि इस एज में तो मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा, और पहुंच भी गया तो तब तक तो मुझे लगता है कि दुनिया से हताश होके या निराश होके शायद मैं बिल्कुल न्यूट्रल हो जाऊंगा। लेकिन ये बहुत तारीफ की बात है, बहुत एक प्रेरणा लेने की बात है कि 88 की उम्र में आप किसी युवा से कम नहीं है। और जिस तरीके से इन्होंने अलग अलग केसेस हैंडल किया, जैसा इन्होंने अभी बताया कि हाथरस का केस भी इन्होंने हैंडल किया, थानागाजी का भी हैंडल किया, और रेगुलर इनके पास में केसेस आते रहते हैं। और मुझे भी ये कई बार फोन करते हैं, कहते हैं भाई वो केस ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और हमारे दर्शकों को भी ये चीज बहुत पसंद आई होगी। इसी प्रकार हमारे बीच में संतोष जी बैठी हैं। संतोष जी, थोड़ा आप बताइए, आप भी बहुत अच्छी जुझारू समाज सेविका हैं, समाज के लिए काफी अच्छा काम करती हैं, और इनसे कैसे मुलाकात हुई, इनसे कैसे क्या जानती हैं आप, इनके थोड़ा अपने बारे में, फिर इनसे कैसे मुलाकात हुई वो आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो हमारे जो सरल स्वभाव के और एक युवा नेता जो जुझारू रूप से आज हमारे समाज के लिए जो काम करते हैं, उनसे मैं बहुत बड़ी इम्प्रेस हूँ। और हमेशा मैं अपने समाज से उनको देखती हूँ कि हमारे समाज के अंदर एक युवा नेता जो हमारे समाज की जो भी दलित समाज है उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका चैनल भी देखती हूँ, उनके लेटर भी देखती हूँ। वो सरकार के अंदर अनुसूचित जाति के उपाध्यक्ष पद पे हैं, और उन्होंने बहुत ही अच्छा समाज के लिए एक संदेश भी दिया। समाज को काफ़ी ऐसी न्यूज़ दी है, समाज को जगाने का काम किया है। तो मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हूँ, और आज वो हमसे मुलाकात करने आए, हमारे विचार जानने आए, उनके लिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। और रही बात जो हमारे साथ बैठे हैं विषम देव जी, जो मेरे आदरणीय रहे हैं, और इन्होंने कहीं ना कहीं मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। मैं इनसे भी बहुत इम्प्रेस हूँ। आज हमारी 3 साल पहले एक मीटिंग के दरमियान मुलाकात हुई, और उस दिन से मुझे इनसे ये प्रेरणा मिलती है कि जब इनकी 88 की उम्र में ये इतना कुछ कर सकते हैं, तो मेरी तो बहुत कम उम्र है। तो मैंने इनसे ये प्रेरणा ली कि हमें समाज के लिए कुछ ना कुछ करना है। तो हम इनके रास्ते पे चलते हैं। जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई हमें कौन सा रास्ता लेना चाहिए जिससे हम अपने समाज को एक जाजम पे ला सकें। तो हमें ये प्रेरित करते हैं, और मैं बहुत ही इम्प्रेस हूँ।
और रही मेरी बात, मैं खुद एक बहुत ही संघर्षशील रही हूँ। मैं अपने बारे में तो क्या बताऊं, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमारा जो समाज जा रहा है वो वह कहाँ जा रहा है, ये देखने की जरूरत पड़ी। तो मैं बहुत सोचती हूँ कि मेरा समाज वाकई में आज बहुत निचले स्तर पे है, और बहुत ही जल्द मैं इस समाज के बीच और इस समाज से भी मैं अपील करना चाहूंगी कि मैं जिस मकसद से आगे बढ़ना चाहती हूँ वो मेरा एक पिता बनकर, एक भाई बनकर और एक मेरा बेटे के समान बनकर मेरा सपोर्ट करे, जिससे मैं इस समाज के अंदर एक नई ऊर्जा पैदा कर सकूं। और ये बहुत जल्द हम काम करने जा रहे हैं। आप लोगों का मेरे साथ में सपोर्ट रहेगा तो हम सब मिलकर एक बहुत ही अच्छा समाज बना सकेंगे और अपने समाज को जगा पाएंगे। धन्यवाद। आर्य जी, आपने जैसे कहा कि समाज के लिए जैसे आप न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अलग अलग केसेस आपके पास में है, राजस्थान के भी है, राजस्थान के बाहर के भी केसेस आपके पास में है, लेकिन अभी देश जिस दिशा में जा रहा है, देश के जो हालात है, जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम पर है, बेरोजगारी, महंगाई, ये अहम मुद्दा है, जातिवाद तो खैर है ही, महिला उत्पीड़न है, दलित उत्पीड़न है, तो उस बारे में आपके क्या विचार हैं और कैसे लोगों को जागरूक किया जाए, कैसे काम किया जाए, किस तरीके से हम इस चीज से है जो हम निपट सकते हैं। संविधान बदलने की भी बातें चल रही है, ये अब की बार 400 पार का नारा लगाया इन्होंने, अब न जाने कैसे 400 पार ये करेंगे, ये तो ऊपर वाले ही जाने या राम ही जाने। राम के नाम पे ये वोट मांगते हैं, राम को इन्होंने एक जैसे ईश्वर का नाम है राम, मुक्ति के लिए नाम दिया जाता है, मोक्ष के लिए नाम लिया जाता है, लेकिन इन लोगों ने राम को मतलब एक राजनीतिक तौर पे यूज करना शुरू कर दिया है। जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अब राम को लाने की किसी की क्षमता है क्या? अगर राम को हम एक ईश्वर पर ब्रह्म परमात्मा के रूप में देखें तो परमात्मा को लाने के लिए एक तुच्छ मनुष्य कैसे लेके आएंगे? तो वो ये सब भी मुद्दे हैं, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप इस पे भी प्रकाश डालें। सेवटी साहब, आपने एक बहुत ही यक्ष प्रश्न पूछा। आज की तारीख में, आज के वर्तमान सिनेरियो में जो हमारा समाज के इतर बितर हो रहा है, जो भी कुछ घटनाक्रम हो रही हैं, उसका एक कारण ये है कि हमारा जो वर्ग है, जातियों में, व्यक्तियों में, प्रांतों में अलग अलग बंटवारा इतना बटा हुआ है कि हम एक दूसरे के डेगस डेन हो जाते हैं। पीछे ये सभी जानते, सभी हैं, एकता की बात करते हैं, लेकिन वो अलग अलग एकता की बात करते हैं, वो सब मिलकर एकता की बात नहीं करते। मैंने कई लोगों के भाषण सुने कि एक मंच पर आ जाओ, लेकिन मंच मेरा होगा, मैं तो किसी मंच पर जाऊंगा नहीं और किसी और को मेरे मंच पर फटने नहीं दूंगा। तो आज जो हमारे बीच में व्यक्तिवाद, जातिवाद की जो खाई, गहरी खाई हो गई है, जब तक वो पटेगा नहीं तो हमारा समाज का जो हालत आज है इससे बदतर होती जाएंगी। पीछे काफी जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, सोशल मीडिया हमारी आज काफी पावरफुल है, उसके माध्यम से हमने प्रयास किया एक नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर SC ST OBC और माइनॉरिटी, इस नाम से हमने 28 फरवरी को जयपुर में एक हमने कॉन्फ्रेंस की थी। काफी करीबन 100-150 आदमी हमारे आए थे, इकट्ठे हुए थे, और एक ही एक्सप्रेशन था कि हम एक मंच पर कैसे आए, हमारी यूनिटी कैसे हो। आगे चुनाव सर पर थे, ये प्रयास किया गया, एक हमारा बहुजन एलायंस तो बने, खैर उसमें नहीं हो पाए, फिर भी हमारा प्रयास जारी है। दूसरी हमने मीटिंग दिल्ली में की, वहां कम रही। आगे अगली कड़ी में हम यही चाहेंगे, और जो भी इसको वीडियो को सुने, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक वर्ग विशेष SC ST OBC माइनॉरिटी हम करते हैं, बहुजन की बात करते हैं, उन सभी लोगों को जब हम अपने हितों के लिए एक साथ वोट नहीं डालेंगे, हमारे वोटों का विभाजन अगर नहीं रुका तो हमारा विनाश निश्चित है। तो मैं आशावादी हूं और मैं चाहूंगा कि जो आगे ये संतति को आगे संतति को बचाने के लिए, जनरेशन को बचाने के लिए हमें एक होना ही पड़ेगा। आइदर वी आर टू बी यूनाइटेड एल्स वी विल हैव टू रेडी फॉर डाई। मैं थोड़ा सा राजनीतिक चर्चा करना चाह रहा हूँ, राजनीतिक चर्चा सत्यता की ओर। बात ऐसी नहीं है कि भाई कोई पार्टी विशेष को सपोर्ट कर रहे हैं हम, या वो बात नहीं, लेकिन इन जो बीजेपी के नेता
खुलेआम कहते हैं कि अब की बार 400 पार, और हम 400 हमें सीटें इसलिए चाहिए कि हम संविधान बदल देंगे। तो क्या वाकई में ऐसा लगता है आपको कि ये लोग देखिए, इसका मैं एक और बहुत ही ज्यादा एक अगर मैं उत्तर देना चाहूँ, संविधान है कहाँ, डेमोक्रेसी है कहाँ, आज तो सब कुछ सॉवरेंटी है कहाँ, जो बची खुची है। अगर यही रहा उनका मंतव्य, हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले संविधान कहाँ रहा है? जो सरेआम जब हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, सारे लोग जो भी है आज सत्ता में है, सत्तासीन है, वो कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र बना तो हमारा संविधान कहाँ रहा? संविधान तो रहा ही नहीं। संविधान को बचाने के लिए एकमात्र यही है कि हमारा जो वर्ग जो है SC ST OBC माइनॉरिटीज का जो है वोटों का एकीकरण हो, और उस सत्ता में हम इतने शक्तिशाली बने कि उनके मंसूबे कामयाब ना हो। सर, ये जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, चलो अच्छी बात है, हिंदू राष्ट्र की बात करें या किसी की भी बात करें, राम राज्य की बात करें, तो राम राज्य में भी अगर राम राज्य की परिकल्पना भी अगर की जाए तो राम राज्य में भी राम ऐसे राजा थे जो सबको साथ लेकर चलते थे, जिन्होंने सबरी के झूठे बेर खाए, जिन्होंने एक नागरिक के कहने पर अपनी पत्नी का त्याग कर दिया। हालांकि गलत है मेरी नजर में, तो वो एक अलग विषय है, वो आध्यात्मिक विषय है। उन्होंने किया, उन्होंने किस परिस्थिति में किया उस पर नहीं जाना चाहता मैं, और सही गलत पे भी नहीं जाना चाहता, मेरी अपनी निजी सोच है, वो उस पर मैं नहीं जाना चाहता। राम का मैं भी भक्त हूँ, मैं ईश्वर का भक्त हूँ और बहुत श्रद्धा रखता हूँ मैं परमात्मा में। मेरे लिए राम, अल्लाह, गॉड, ईश्वर सब एक समान है, इनमें मेरी दृष्टि में तो कोई भेद नहीं है। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से ये जो कहते हैं ना राम राज्य की बात करते हैं, तो राम राज्य का मतलब तो सबको साथ लेके चलना है। सनातन धर्म तो कहता वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम का मतलब तो हो गया पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। और ये एक संकीर्ण मानसिकता को लेके चलते हैं। अरे भाई, भारत का संविधान लिखा गया था तो बाबा साहेब ने जो है कोई अपने मन की बात तो लिखी नहीं, सब लोगों के विचार लिए होंगे, भारत की आत्मा को देखा होगा, भारत में कितनी जातियां हैं, कितने धर्म हैं, अलग अलग धर्म यहाँ रहते हैं, अलग अलग जातियां यहाँ रहती है, तो उन सब के मद्देनजर एक ऐसा देश की परिकल्पना उन्होंने की जिसमें सभी धर्मों को, सभी व्यक्तियों को, चाहे वो अलग अलग रीजन, जैसे तमिलनाडु है, साउथ में देखो तो भाषा बिल्कुल अलग है, नॉर्थ में देखो तो भाषा अलग है, वेस्ट में चले जाओ तो भाषा अलग है, ईस्ट में चले जाओ तो भाषा अलग है। तो इन सब को समावेश करके और एक राष्ट्र की बात उन्होंने की जिसमें सभी धर्मों के लोग हैं। पर ये लोग एक जाति विशेष की बात करते हैं, ये बिल्कुल संविधान का उल्लंघन है। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, जैसे ही ये किसी जाति विशेष या धर्म विशेष के राष्ट्र के बनाने की बात करते हैं तो वो चीज है जो गलत हो जाती है। आप एक बात बताओ कि भाई अगर हिंदू राष्ट्र ये चाहते हैं तो इस संविधान को मानते हुए और अगर है जो उसकी मान्यता को मानते हुए अगर ये राज करना चाहे तो कौन मना कर रहा है? क्या आप हिंदू राष्ट्र का ये थोड़ी है कि मुस्लिमों को बाहर कर दो, दलितों को बाहर कर दो, ओबीसी को बाहर कर दो। सारी जातियां हैं कि अलग अलग है कहाँ? आप अनेकता में एकता को क्यों नहीं देखते? और किंतु इनको तो जैसे तैसे करके राजनीति करनी है, तो ये लोग गलत तरीके से देश को गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं और जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो सब समझ रहे हैं। तो जैसा आर्य साहब ने कहा कि हम लोगों को चेतना पड़ेगा, हम लोगों को जो अपना वोट का विभाजन है उसको रोकना पड़ेगा। और खास करके हम क्योंकि दलित हैं तो दलितों से मेरा विशेष निवेदन है कि आप पहचानो कि कौन सी पार्टी किस तरह की बात कर रही है। मैं तो ये कह रहा हूं कि गलत को वोट नहीं जाना चाहिए। गलत पार्टी को अगर वोट जाएगा तो देश के हालात क्या होंगे ये हम लोगों को समझना चाहिए। ये कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं है, परंतु जब हमने समाज पे चर्चा की, जब हमने सारी चर्चा की, तो राजनीति भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है किसी भी समाज के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए। तो इसलिए जब इंटेलेक्चुअल मेरे साथ बैठे हैं तो मैंने इनसे ये प्रश्न पूछना उचित समझा। बाकी हमारा किसी के हृदय को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। इस विषय में सबके सामने निवेदन करना चाहूंगा कि देश
राष्ट्र, जिसमें एक 70 वर्ड भी होता है, संप्रभुता होती है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी भी संगठन से, किसी भी व्यक्ति से ऊपर होता है। जब हमारा संप्रभुता है, 70 है, वही खतरे में जा रही है, तो हम क्या करें? आगे आने वाला टाइम जो है, जब तक हमारा जो इंटेलेक्चुअल्स, हमारा एक वर्ग विशेष जो 85 की बात करते हैं, जो नीची जाति के जिनको लोग कहा जाता है, वो लोगों का अगर वोटों का सही सदुपयोग नहीं होगा, डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार दिया, उसका सही सदुपयोग नहीं हुआ, हम अपने देश की संप्रभुता को बचाने के लिए एकजुट होकर काम नहीं करेंगे, तो आगे आने वाला भविष्य बहुत ही धूमिल है, बहुत ही डरावना है और बहुत ही ज्यादा। हम तो खैर मैं ऊर्जा काफी उम्र दराज होने के नाते फिर भी मुझे चिंता है मेरे आने वाले जो पीढ़ी है उनका क्या होगा। हालांकि पीछे भी हम लोगों का जो दलित समाज है, हमारा कोई बहुत अच्छा उज्जवल हमारा पीरियड नहीं रहा है, हमें तो नीच समझा गया है। हम हिंदू रहे हैं और हम लोग जो हमारी जाति विशेष के जिनको निचली जाति कहते हैं, उन्होंने हिंदुत्व को रखा है। अगर इसमें से हिंदुत्व को अगर हमारा ये वर्ग छोड़ देता है तो माइनॉरिटी में आ जाते हैं। हिंदुओं को मानने वाले जैसे पारसी हैं, जैसे सिख धर्म के मानने वाले हैं, उसकी गिनती में आ जाएंगे। तो इस हिंदू धर्म को अगर आज तक हमने हजारों साल तक जिंदा रखा है, तो हमारे इस अछूतों ने रखा है, जिनको घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, अछूत, शूद्र, नीच जात, हमने रखा है। तो मैं उन ऊंचे ऊंचे जो हमें धर्म के जो बड़े ठेकेदार हैं, उनसे भी मैं कहूंगा कि आप चाहे कितने हो, बिना पैरों के आप चल नहीं सकते। तो पूरा शरीर जो है, जब वर्ण व्यवस्था की बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, इन चारों में से एक को काट दो, एक को हटा दो, तो वो शरीर थोड़ी रहेगा। आप कल्पना कर सकते हो बिना पैरों के आपकी बॉडी जो है रेंग सकती है? चल तो नहीं सकती। तो मैं हिंदू धर्म के उन लोगों को भी कहूंगा कि जब तक मानवता के प्रति सम्मान नहीं होगा, मानवता के प्रति एक भाव नहीं होगा, तो ऐसा धर्म हमें मान्य नहीं है। मेरा दृष्टिकोण ये कहता है आर्य जी कि इस सृष्टि में चाहे वो आप परमात्मा को मानने वाले इस बात को इस रूप में देखें और जो नास्तिक हैं वो भी, मैं दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात कहना चाहता हूँ। प्रकृति की बात करते हैं, प्रकृति ने किसी भी मनुष्य को, किसी भी जीव को छोटा या बड़ा नहीं बनाया। साइज की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जो ये कहते हैं कि भाई ये श्रेष्ठ है, ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है, ये वैश्य है, तो प्रकृति ने किसी को ये नहीं, ये वर्ण व्यवस्था ये मनुस्मृति ने दिया है। और मनुस्मृति में हालांकि हो सकता है कि उस समय उन्होंने क्या सोचकर वो व्यवस्था रखी होगी, लेकिन आज के युग में उसको गलत दृष्टि से लिया गया और शूद्र को जो है हीन भावना से देखा गया। वो वर्ण व्यवस्था जो थी वो जाति आधारित नहीं, वो थी कर्म आधारित। सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सही कह रहे हो। वो कर्म आधारित थी, यानी एक ही परिवार में पिता ब्राह्मण हो सकता था और पुत्र क्षत्रिय हो सकता था और उसका दूसरा पुत्र शूद्र हो सकता था। वो कर्म के आधार पे था। जो शिक्षा का काम करते थे, जो ज्ञान का काम करते थे, वो ब्राह्मण कहलाते थे। जिन्होंने देश की रक्षा के लिए काम करना शुरू किया वो क्षत्रिय कहलाए। इस तरह से कर्म प्रधान था। और अब इसको जो है उसको जातिगत, जो मान लो किसी को शूद्र मान लिया तो शूद्र के घर पैदा जो होता है उसको शूद्र ही माना जाता है। इस तरह से ये है। अब मेरा थोड़ा सा प्रश्न ये जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये थोड़ा सा टिपिकल भी हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के जवाब देना पड़ेगा। हमारा संघर्ष जो दलित समाज का संघर्ष है, उसका संघर्ष जो है अपर कास्ट से तो चलता ही है। ठीक है, अपर कास्ट से तो चलता ही है। जो अपर कास्ट के, ऐसा नहीं कि सारी कास्ट खराब है, सारे धर्म खराब है। हर धर्म में अच्छे लोग भी होते हैं, हर धर्म में बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उसको जनरलाइज कर देते हैं, उसको सभी पे लागू कर देते हैं कि भाई ये एक खराब सभी खराब। ऐसा नहीं होता है। अब मैं ये कहता हूं कि मान लो एससी की अगर बात करें, SC ST की, तो SC ST के लोगों के साथ में मान लो छुआछूत होती है और वो मान लो कोई जनरल कैटेगरी का आदमी कर रहा है या कोई और कर रहा है, लेकिन SC के अंदर भी, SC के अंदर 59 जातियां, SC के अंदर 59 जातियां हैं। मैंने ये महसूस किया है, मैं एक वाल्मीकि समाज का हूं, मैंने ये महसूस किया है कि उन 59 जातियों में भी एकता नहीं है। वो भी, उनमें भी कहीं ना कहीं छुआछूत की बू आती है।
जो थोड़ी जाति कम आर्थिक रूप से कमजोर है या सामाजिक स्तर पे वो कमजोर है, तो उससे एससी के अंदर भी एक अपर कास्ट सिस्टम हो गया है, और इस वजह से जो है ये बहुत बड़े हम नुकसान की ओर जा रहे हैं। आप ये बताओ, मैं तो ये कहता हूँ इंटरकास्ट मैरिज को जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। एससी एसटी के लोगों की जनरल कास्ट में मैरिज होनी चाहिए, राजी खुशी होनी चाहिए, उसको तवज्जो देनी चाहिए। परंतु हम लोग तो एससी एसटी के अंदर भी इंटरकास्ट नहीं शुरू कर पाए। बताओ किस एक एससी की 59 जातियों में आपस में धूमधाम से शादी होती है? नहीं होती ना। तो जब तक रोटी बेटी का व्यवहार नहीं बनेगा, हमारे अंदर एकता नहीं आएगी, ऐसी मेरी सोच है। अब पता नहीं मैं कितना सही हूं कि गलत हूं, मुझे नहीं पता, लेकिन एक एससी के अंदर भी एक अपर लेयर और निचली लेयर का ऐसा सिस्टम बन गया। आज आप सफाई करने वाले जो सफाई कर्मचारी है, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, या जो कंजर हैं, नट हैं, जो एससी के जो और जो लोग हैं जो बेचारे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जो सामाजिक स्तर पर कुछ नहीं जानते, राजनीतिक चेतना उनके अंदर नहीं है, तो क्या ये एससी कास्ट के अंदर जो लोग आरक्षण का लाभ लेके या शिक्षा का लाभ लेके जो एक इंटेलेक्चुअल स्थिति में पहुंच गए, क्या उनकी ड्यूटी नहीं बनती कि अपने भाइयों को भी साथ लेके चले, उस लेवल तक पहुंचे? इसके बारे में आपकी क्या? सेवड़े साहब, आपने जो अभी कहा बिल्कुल सत्य है। हमने सुना होगा था कोरोना वायरस आ रहा था, और कोरोना वायरस में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी। हमारे समाज में भी एक वायरस है, बहुत ही भयंकर वायरस है एक दूसरे कास्ट के प्रति। और दिक्कत तो तब होती है कि गोड़ में भी छोड़, ये मुहावरा है, कहावत है, हर आदमी अपने आप को ऊंचा समझता है, हर आदमी दूसरे को नीचा समझता है। अभी आपने जो इंटरकास्ट की बात की, इंटरकास्ट से जो सवर्ण की बात छोड़ो, आपस में भी जो एससी, जब हम एससी की बात करते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर ने कभी महार का जिक्र नहीं किया, कभी बात नहीं की। तो हमारा एक एससी वर्ग है, उस एससी वर्ग के बीच में भी जो डिफरेंसेस है वो बहुत ही घातक है, और वो कोरोना वायरस से भी ज्यादा भयंकर है हमारे भावी समाज के लिए। हमारी जो है जितनी भी जातियां हैं उनके बीच में सिर्फ एक ही कड़ी होनी चाहिए, वो है हमारा वर्ग। वो वर्ग का है अनुसूचित या एससी। पीछे मैं एक पुराने टाइम का आदमी हूं, जब मैं रेलवे में रहा करता था तो हमारी एक यूनियन हुआ करती थी, एससी एसटी यूनियन, जिसमें एसटी के लोग भी होते थे, एससी। वहां बहुत पुरानी है, ये 30-40 पुरानी बात है। वहां हमें लगता ही नहीं था कि एससी और एसटी अलग है, और यहाँ तो एक दूसरे के प्रति भी बैरवा कहते हैं मैं बड़ा हूं, जाटल कहते हैं मैं बड़ा हूं, बलाई कहता है मैं बड़ा हूं, नेवल कहते हैं मैं बड़ा हूं। अरे भाई छोटा कौन है? दूसरी बातों ये नहीं करता मैं, दूसरी और सब कास्ट से, लेकिन आपस में ही इतना घालमेल चल रहा है। तो आपस में जो हम कर रहे हैं ना, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमें एक वर्ग हमारी जो एक कैटेगरी है उसमें हमें आना पड़ेगा। इंटरकास्ट मैरिज होनी चाहिए, इंटरकास्ट से आपस में होनी चाहिए, मैरिज होनी चाहिए, आपस में इतना तालमेल होना चाहिए कि बीच में लगे ही नहीं कि वो दूसरी कास्ट है। और अब थोड़ी सी बात अपन सफाई कर्मचारियों की करते हैं। वाल्मीकि समाज के लोग हैं, परंपरागत रूप से सफाई का काम करते हैं, ठीक है। तो अब परंपरागत रूप से सफाई का काम करते हैं, एक तो वो कास्टिज्म का शिकार होते हैं, छुआछूत का शिकार होते हैं, अपर कास्ट से भी, अपनी खुद की एससी कास्ट से भी। अब फिर जब ये वैकेंसी आती है तो मैं ये देखता हूँ कि जनरल कैटेगरी से लगा के एससी कैटेगरी के सभी लोग ये फॉर्म इसलिए भरते हैं क्योंकि एक फंडा लोगों के दिमाग में बैठ गया है, 2x2 चलेंगे और जो काम पे जाना पड़ेगा नहीं, किसी वाल्मीकि समाज के तो पकड़ेंगे, 4-5 हजार रुपए दे देंगे, काम वो करेगा, तनख्वाह अपने घर में आएगी। तो ये अदर कास्ट तो कर रहे हैं, वो तो बुरा है ही। जो जनरल कैटेगरी के लोग कर रहे हैं, ये फॉर्म भरते हैं, वो तो कर रहे हैं, जो तो ठीक है। मैं कह रहा हूँ एससी के लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि इस जाति का परंपरागत काम जो है सफाई का है, और वो आज जैसे मान लो कि एक सफाई कर्मचारी बना तो वो तो वास्तव में सफाई करेगा, वाल्मीकि समाज का आदमी वो तो सफाई करेगा ही, वो गंदगी में उतरेगा। आज जो सीवरेज टैंक में जो डेथ होती है, क्या वो एससी के लोग नहीं होते? वाल्मीकि एससी के ही है ना। तो कितने एससी के संगठन, एससी समाज के संगठन, कितने लोग हैं जो इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं कि भाई
इनका ये इस तरह से गटर में सीवरेज टैंक में ये जो डेथ होती है इसको कैसे रोका जाए, इनकी राशि कैसे बढ़ाई जाए, मुआवजा राशि कैसे बढ़ाई जाए। और जब वैकेंसी कहीं निकलती है तो एससी के लोग भी भरते हैं, एसटी के भी भरते हैं, ओबीसी भी भरते हैं, जनरल भी भरते हैं, सभी लोग भरते हैं कि 2/2 चलेगी। तो ये भी एक तरह की नाइंसाफी, इंटरनली ये नाइंसाफी होती है। और वो जो बंदा है जो वाल्मीकि समाज का, अगर वो सफाई का काम करता है परंपरागत रूप से और वो फॉर्म भरता है तो वो वास्तव में काम भी करता है, और उसको जब एक लेवल पे आके जब सैलरी मिलती है तो वो तो सफाई का काम करता है, लेकिन पीछे उसकी पीढ़ियां पढ़ लेती है और वो उनका लेवल अप हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमको इस पर भी, इस मुद्दे पे काम करना चाहिए कि सफाई का जो भी भर्ती आती है उसमें परंपरागत रूप से जो सफाई का काम करती है, वाल्मीकि समाज है, किसी अन्य राज्यों में हेला समाज है, तो उनको ही इसमें लेना चाहिए और उन्हीं को ये पद देना चाहिए। साथ ही साथ पैरेलली हमें इस पर भी काम करना चाहिए कि उनका लेवल कैसे बढ़ाया जाए, उनके बच्चों को किस तरह से शिक्षा दी जाए, कैसे प्रोत्साहन दिया जाए, कैसे उनको कोचिंग दी जाए, कैसे उनके लिए व्यवस्था की जाए, ताकि कम से कम वो अपने पिता की तरह, अपने माता की तरह सफाई का काम ना करके और अपर स्थिति में पहुंचे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे। तो इस पर भी काम करना चाहिए। इससे आप सहमत हैं? मैं 100% आपकी भावनाओं से सहमत हूँ और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस विषय पर किसी भी राजनीतिक पार्टी ने, किसी भी लीडर ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा सेवटे साहब, 2 अप्रैल का जो हमारे SC/ST कानून को जो डायल्यूट किया गया था, उसका जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन को एक मात्र, वो शब्द में अच्छा नहीं, लेकिन अभी बात आ गई है, एक पर्टिकुलर समाज, अगर वो समाज नहीं होता तो ये SC/ST कानून जो है ऐसे रहता, वो रिवोक नहीं होता। यानी वो इतनी बड़ी ताकत आई है क्योंकि मैं 5 या 6 शहरों को मैंने देखा है, पूरा का पूरा समाज, वाल्मीकि समाज जो है वो सड़कों पर आया है और बड़ी बहादुरी के साथ आया है। बिल्कुल, अगर ये समाज आगे नहीं होता, आज भी इतनी बड़ी ताकत है, अगर ये समाज के साथ हमारा ऐसी समाज साथ हो जाए, एक साथ हो जाए, तो किसी से डरने की जरूरत नहीं। हम भारत को किसी भी दिन, पूरे भारत को हम बंद कर सकते हैं। मैंने देखा है साहब कि जैसे, लेकिन हम आपस में बिखरे हुए हैं, बस यही दुख है। और हम चाहेंगे कि इस समाज का शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक विकास हो, इसके लिए हम प्रयासरत हैं और करना चाहिए। तो आपका क्या विचार है संतोष जी? आप क्या सोचती हैं संतोष जी कि जो SC के अंदर 59 जातियां हैं और उनके बीच में तालमेल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसे काम किया जाए? इसमें भी एक लेवल, अप डाउन का लेवल हो गया है। SC के अंदर भी कुछ कास्ट तो पढ़ लिख कर और आरक्षण का लाभ उठाकर अच्छे अच्छे पदों पर पहुंच गई, वो फिर अपने बच्चों के रिश्ते अपर जनरल कास्ट में करते हैं। हालांकि कोई बुरा नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई होनी चाहिए अपने कास्ट के ही, SC के अंदर ही, वो SC में होनी चाहिए। नाम नहीं लेना चाहते हम, एक जनरल बात कर रहे हैं। प्रेम विवाह है तो उसमें तो कोई आपत्ति है ही नहीं। अरेंज मैरिज अगर हो रही है तो भाई, अगर मैं जैसे वाल्मीकि समाज का हूँ और अगर मैंने एक मुकाम हासिल कर लिया है और मेरे बच्चे के लिए अगर मैं रिश्ता ढूंढता हूँ तो मैं तो बिल्कुल खुला है, किसी भी कास्ट में हो, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो, कोई भी कास्ट हो, अगर मेरे बच्चे के लिए जो मतलब कहीं पे भी हमें कर लेनी चाहिए। लेकिन प्रायोरिटी जो है मुझे सबसे पहले मेरे अपने समाज, वाल्मीकि समाज को देना चाहिए, उसके बाद SC समाज को देना चाहिए, फिर अगर कोई बच्चा ही पसंद कर ले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है, चलो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि SC/ST के अंदर जो अन्य खूब सारी जातियां हैं उनमें तालमेल कैसे बिठाया जाए, जो नीचे रह गए हैं, जो इसमें जो पिछड़ गए हैं, उनको कैसे ऊपर लाया जाए, उसके बारे में आपके क्या विचार? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि जो हमारे, जो सबसे पहले तो जो हमारे से जो आगे बढ़े हैं,
हमारे जो एससी समाज के जो बड़े अधिकारी बन चुके हैं, चाहे मंत्री पद पे हो, अपना ना तो कोई राजनीतिक ताल्लुक है, आज हमारा सामाजिक कार्य है कि हम समाज के लिए काम करने निकले हैं। तो एक समाज के अंदर जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो उनका फर्ज है कि हमसे जो नीचे हैं, और मेरा हमेशा से विचार रहा है कि मैंने एक अंबेडकर की जयंती में भी खुलेआम बोला था कि एक समाज इतना नीचे है कि उस समाज को सबसे पहले हमें सपोर्ट करना चाहिए, उनको हमारे लेवल पे लाने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए। आज इन्होंने, सचिन जी ने एक बात बहुत अच्छी बताई कि सफाई कर्मचारियों की जो भर्ती होती है उसमें वाकई में दूसरे लोग लगते हैं। इस बात से मैं सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं गलतियां हमारे अधिकारियों की हो सकती है या मंत्रियों की हो सकती है, तो इसमें भी रुकावट होनी चाहिए, क्योंकि पर्टिकुलर उस कास्ट का वो काम है। हम तो उनको भाई मानते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने काम को बड़े ईमानदारी से करते हैं। आज आप देखेंगे तो वो गंदे नाली में भी हाथ डालते हैं, गटर में भी उतरते हैं, उनकी जानें भी जाती हैं। तो ये काम उन्हीं का है। तो हम लोगों को भी इस बात पे विचार करना चाहिए, इसके लिए आवाज भी बुलंद करनी चाहिए। और सबसे पहली बात है कि सबसे पहले तो हमें ये विचार करना कि हमारी जो जातियों के अंदर बंटवारा हुआ, ये काम उनका परंपरागत है और वो अच्छे से कर सकते हैं, जबकि वो हमारे भाई लोग ही हैं। और मैंने तो हमेशा यही चाहा है कि उस समाज को मुझे आगे लाना है। मेरे विचार तो ये हैं। बाकी मैं अपने सारे एससी भाइयों को कहना चाहूंगी कि हमें ये शादियां भी जैसे अदर कास्ट में कर रहे हैं, तो क्यों ना हम जो हमारे साथ की एससी जाति है, तो उसमें भी बहुत अच्छे लोग हैं, क्या हम अपनी जाति को छोड़कर अदर कास्ट में करेंगे तो क्या हमारी जाति कभी एक जाजम पे आएगी? कभी नहीं आ पाएगी। इसलिए हमें सबसे पहले हमारी जातियों में ही शादियां करनी चाहिए। और मैं अपने समाज और सारे एससी और एसटी के भाई लोगों से कहना चाहूंगी कि हम इसके लिए अब जागरूक हो चुके हैं, सारे लोग भी पढ़े लिखे हैं, जनता भी जाग चुकी है। तो अब एक प्रोग्राम करना ही होगा जिससे हम लोगों में जागरूकता ला सके। मतलब वक्त अभी ऐसा आ गया है कि जो भी जितने भी संगठन बने हुए हैं एससी एसटी के, मैंने ऐसा महसूस किया है, एससी एसटी के जितने भी संगठन बने हुए हैं वो उस पे कोई एकाधिकार, जाति विशेष एकाधिकार कर लेती है, और बाकी जो पिछड़ी हुई एससी के अंदर पिछड़ी हुई जातियां हैं वो पीछे रह जाती है। बहुत साल पहले जब मैं समाज सेवा में उतरा था, तो जोधपुर के हमारे जाने माने समाज सेवी लक्ष्मण दास जी सिंगारिया साहब ने एक वंचित लोक मंच बनाया था, रजिस्टर्ड नहीं था उस समय, और उसका उस संगठन का जो ध्येय था वो यही था कि जो गिनती 1 2 3 4 5 ऐसे चलती है, तो जो व्यक्ति 1 नंबर पे है और जो व्यक्ति 5 नंबर पे है, आप गौर करेंगे तो बाबा साहेब ने भी यही भावना व्यक्त की कि जो अपना भाई जो पिछड़ गया है उसको आगे लाओ। और गांधी जी ने भी एक बात कही थी कि जो अंतिम छोर का व्यक्ति है उसका भला कैसे किया जा सके, ये सोचने का विचार है। तो ये जो उन्होंने सिंगारे साहब ने एक संस्थान बनाई थी वंचित लोक मंच, और उसके तहत उन्होंने कहा था कि गिनती जो 1 2 3 4 5 है उसको 5 4 3 2 1 ऐसे करना चाहिए, क्रम को उल्टा कर देना चाहिए। फिर बाद में मैंने उनसे परमिशन लेके, और फिर उसका जो नाम मुझे बहुत आकर्षक लगा था, वंचित लोक मंच, तो मैंने उनसे परमिशन लेके फिर मैंने एक संगठन बनाया, राष्ट्रीय वंचित लोक मंच, और फिर उसके तहत हमने रजिस्ट्रेशन करवा के और उसके तहत हम काम कर रहे थे। तो हम वापस मुद्दे पे आते हैं कि ये जो क्रम है, इस क्रम को उल्टा करना बहुत जरूरी है। जो अपन एससी एसटी की अगर बात कर रहे हैं, तो जो जाति पिछड़ गई है उनको आगे लाने पर फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिक आप खुद मजबूत हो जाएंगे। जो एससी एसटी के संगठन है वो खुद मजबूत हो जाएंगे, पिछड़ों को आगे लाना पड़ेगा। तो इस बारे में आर्य साहब ने भी अपनी राय दी है, और हमारे संतोष जी ने भी राय दी है, और मैंने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वार्ता के दौरान यदि कोई भूलवश किसी से भी, चाहे मुझसे, चाहे संतोष जी से, चाहे आर्य जी से कोई ऐसी बात मुंह से निकल गई हो जो किसी के हृदय को अगर ठेस पहुंचाती हो, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और ये जो अपनों से संवाद कार्यक्रम है, ये मैं समय समय पर
लोगों से मिलता रहता हूँ और इसको अपलोड करता रहता हूँ। आप लोग देखते ही हैं, इसको आप लोग सराहते भी हैं। और मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि हमारे इस चैनल को आप देखते तो हैं। मैंने जब मैं एनालिटिक्स में जाता हूँ, जब इसकी मेरे चैनल की सेटिंग्स देखता हूँ, तो उसमें मुझे पता चलता है कि 90% लोग वो हैं जो वीडियोस तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो नीचे सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो घंटी का आइकन है, बेल आइकन है, उसको भी दबाएं ताकि आपको हम जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सब्सक्राइब करने से आपके तो पैसे नहीं लग रहे हैं, लेकिन हमारे को मोटिवेशन मिलता है, हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है और YouTube में एक अच्छा मैसेज जाता है कि भाई इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख रहे हैं। तो आपके अपने भाई का चैनल है और अगर ये चैनल ग्रो करेगा तो आने वाले फ्यूचर में अगर कुछ समाज के लिए बेहतर कर सकूंगा तो जरूर करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम। और आप भी धन्यवाद दे दीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सचिन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे गुरुजी बैठे हैं, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इनका प्रेरणा स्रोत रहेगा और कोई हमसे भूल चूक हुई है तो उसके लिए भी मैं क्षमा मांगूंगी और आप हमेशा हमें प्रेरित करते रहिए। आप भी है ना अपने कमेंट में बताना कि जो भी हमारी समाज को हेल्प मिल सके। धन्यवाद। आज पहली बार मैं सर्वडे साहब में एक और इनमें एक प्रतिभा छपी हुई थी, उसकी जानकारी थोड़ी देर पहले ही मुझे हुई इनकी इस प्रतिभा को कि ये पत्रकार भी हैं, इनका चैनल भी है। इनको मैं कांग्रेचुलेट करता हूँ, सिंगिंग भी करता हूँ, कांग्रेचुलेट करता हूँ और मैं इनसे वादा करता हूँ कि इस चैनल को हम ऊंचाई तक लेके जाएंगे। गाने भी गाता हूँ। इनके कभी गाने भी सुनेंगे। इस चैनल को हम आगे लेके जाएंगे और इसको एक तरह से व्यावसायिक चैनल बनाने का कोशिश करेंगे। हमारे जितने भी हमारी कनेक्टिविटी है उन सब तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा।